तो बात कर रहे थे अपन, किसकी बात कर रहे थे बेटा? स्टोइकोमेट्री की। कोई भी अगर गुड़ा रिएक्शन है स्टोइकोमेट्री में, स्टोइकोमेट्री क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लिमिट रीजन पे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है, इस पैटर्न पे। तो मूल कंसेप्ट में अगर स्टोइकोमेट्री देखें तो जब भी किसी रिएक्शन को अपन बेटा लिखते हैं ना, उस रिएक्शन को गुड़ा बात कर जब आप बैलेंस करते हो तो किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और बेटा बात कर पता है प्रोडक्ट के मोल का रिलेशन होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सबसे पहले गुड़िया कोई एक केमिकल रिएक्शन लिखो, उसको फिर बैलेंस करो। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट के जो बेटा बात करें मोल है और जो प्रोडक्ट के मोल है उनको अपन बोलते हैं, नाम क्या देते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। इनका रिलेशन कहलाता है स्टोइकियोमेट्री, लेकिन इनकी मोल को अपन बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा? रस समीकरण मितीय गुणांक। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल होते हैं उनको अपन नाम क्या देते हैं? स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट। अब ये गुड़िया बात का आपने लिखा, फिर वो आपको बेटा, क्योंकि रिएक्शन जब भी होगा ना गुड़िया इसी रिलेशन में होगी, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो बैलेंस इक्वेशन में उसके मोल के बीच में रिलेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन तुम्हें क्या बता रही है कि अगर ए का एक मोल खर्च होगा तो उस समय बी के 2 मोल खर्च होंगे। जब ए का 1 मोल खर्च होगा तो उस समय सी का 1 मोल बनेगा और डी के 2 मोल बनेंगे। आप बी के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, जब बी का 1 मोल खर्च होगा तो ए का 1 मोल खर्च होगा। जब बी के 2 मोल खर्च होंगे तो ए का 1 मोल खर्च होगा। जब बी के 2 मोल खर्च होंगे तो सी का 1 मोल बनेगा और बी के 2 मोल खर्च होंगे तो डी के 2 मोल बनेंगे। ये खर्च होते हैं, ये बनते हैं, तो ये इनके बीच में रिलेशन है। फिर आपको विभिन्न गुणे बात करें मोल दिए जाएंगे, ये इसके पैटर्न में क्वेश्चन करना है इस रिलेशन में, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें इसके अकॉर्डिंग, ये इसके लिए करना है, इसके अकॉर्डिंग करना है, लेकिन क्वेश्चन ये करना है। समझ में आ रहा है? जैसे उसने तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया, गिवन मोल बेटा बात करें, उसने दिया कि ए के कितने हैं? 5 मोल है और बी के कितने हैं? 12 मोल है। तो मुझे आप ये बताओ कि इस रिएक्शन में गुड़िया बात कर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? मतलब जो रिएक्टेंट है उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा रिएक्टेंट है? तो वो रिएक्टेंट बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है जो रिएक्शन में गुड़िया बात करें क्या हो जाए, सबसे पहले पूरा खर्च हो जाए। जो रिएक्शन में पूरा खर्च हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो आफ्टर रिएक्शन रिएक्टेंट बचा है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। और हमेशा क्वेश्चन ऐसा केमिकल इक्वेशन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्शन हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग होगी। लिमिटिंग रिएजेंट गुड़िया बात कर पता है वो रिएक्टेंट कहलाता है, प्रोडक्ट नहीं, रिएक्टेंट कहलाता है। गुड़िया बात कर जो रिएक्शन में क्या होता है? कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। समझ पा रहे? दैट रिएक्टेंट विच इज गुड़े बात करें 100% और गुड़े बात करें पता है कंप्लीटली बेटा बात करें कंज्यूम्ड और गुड़े बात करें लॉस्ट इन रिएक्शन। वो रिएक्टेंट बेटा बात करें जो रिएक्शन में पूरा खर्च हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। और रिएक्शन की जो रेट है उसको बेटा बात करें पता है डिटरमाइन कौन करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब ये सोचो कि लिमिटिंग रिएजेंट के अनुसार ही रिएक्शन करनी है, तो सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खर्च हो जाएगा तो कितना बचेगा? जब पूरा खर्च हो गया तो 0 बचा। लेकिन जो बेटा रिएक्टेंट अभी भी बच गया वो कहलाता है एक्सेस रिएजेंट। क्या कहलाता है बेटा? तो पहला क्वेश्चन उसमें बनेगा कि अगर इक्वेशन उसमें दे रखा है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो जो पूरा खर्च हो जाए वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। और जो यदि बचा है उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। अपन ने क्या लिखा बेटा बात करें? दैट बेटा बात करें रिएक्टेंट या विच बेटा बात करें सब्सटेंस और रिएक्टेंट विच बेटा बात करें रिमेन्स आफ्टर रिएक्शन। जो रिएक्शन के बाद बचे उस रिएक्टेंट को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट बोलती है। कभी भी पूरा खर्च नहीं होगा। ठीक है, तो ये गुड़े कंडीशन आ जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पहचाने, गुड़े बात करें इन मोल, क्योंकि तुम्हें ये दिए गए और इसके रिस्पेक्ट में पहचानना है। समझ पा रहे कि कौन सा लिमिटिंग और कौन सा बेटा बात कर एक्सेस है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट अब कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई इतनी प्यारी सी। लिमिटिंग रिएजेंट किसी भी केमिकल इक्वेशन में पहचानना है तो आपको बस ये करना है कि उस गिवन रिएक्शन में गिवन नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो और उसका पूरा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे रखो। जैसे मैंने इसके लिए निकाला ए के लिए, बताओ ए के गिवन मोल क्या थे? 5 और स्टोइकियोमेट्रिक कितना है? 1। तो 5/1 करो कितना आ गया? 5। दूसरी कंडीशन बेटा बात करें, अगर मैं बी के लिए करूं तो गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 12/2 करो तो कितना आ रहा है? 6 आया कि नहीं आया? ए के लिए 5 आया बेटा और बी के लिए कितना आया गुड़िया? 6 आया। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसके लिए मिनिमम वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू 5 मिनिमम वैल्यू, 6 मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जिसके लिए आई वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करने पर जिसके लिए मिनिमम वैल्यू आ जाए वही गुड़िया बात करें जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट कहलाएगा क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। और जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या आ जाए? मैक्सिमम आ जाए, वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। एक लाइन बस रट लो, गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर मिनिमम, मतलब लिमिटिंग, मतलब वो क्या करेगा? रिएक्शन को पूरे बात करें डिफाइन करेगा। ठीक है, उसकी रेट को डिटरमाइन करेगा। तो ये पूरे बात यहां तक अपन इस चीज को देखा।
अब मुझे क्या पता चला 5 गुणे बाद में छोटा है, मतलब ये लिमिटिंग रीजन, इसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन करना, तो ए को लिमिटिंग रीजन बोल दिया, बी को एक्सेस बोल दिया। अब मुझे ये समझ में, अब रिएक्शन कैसे होती है बेटा, जब ए का 1 मोल खर्च होगा तो सी का 1 बनेगा। ओहो, ये तो मुझे दिख ही गया। तो भाई साहब के कितने मोल दे रखे, 5, गिवन मोल 5 है, जब इनके 5 मोल है तो इनके 5 मोल बनने हैं, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व करना था, बस पता चल गया लिमिटिंग, इसका अगर 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसका 1 मोल बना सी का, तो इसका मतलब इसका 1 मोल जब दीदी बात करें उसके 5 मोल खर्च होंगे, क्योंकि लिमिटिंग एजेंट क्या होता है, जो पूरा खर्च हो जाए। तो 5 मोल थे, 5 के 5 खर्च हो गए, तो कितना बचा, 0। समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि अगर एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन को रोकनी पड़ेगी। रिएक्शन तब तक होती जब तक दोनों है, एक खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो गई, ठीक है। जब इसका 1 मोल खर्च होता है तो इसके कितने मोल खर्च होते हैं, 2, तो इसके अगर 5 मोल खर्च होंगे तो इसके कितने होने पड़ेंगे, 10। 12 थे बेटा, 12 में से 10 खर्च हो गए, कितने बचे। तो अगर कभी तुमसे पूछे कि बेटा बात करें आफ्टर रिएक्शन जो हमारे पास एक्सेस रिएजेंट है वो कितना बचा, तो वो 2 मोल बचे, कितने मोल बचे, तो इसका गुणे बात करें पता रिमेनिंग अमाउंट भी पता चल गया मुझे। अब मुझे ये देखना था, उसने ये पूछा कि आफ्टर रिएक्शन सी कितना बनेगा और डी कितना बनेगा, तो मुझे पता है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जब इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसके 5 खर्च हो गए मैडम, तो इसके 5 जो खर्च होंगे तो इसके 5 बनेंगे, 5 बना डाले आप। अब मुझे डी को पता करना है, जब मुझे यहां पता है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जब ए का 1 मोल खर्च होगा तो डी के 2 मोल बनेंगे, तो इसका अगर 5 मोल खर्च होगा तो इसके कितने बनेंगे बेटा, 10 मोल बने, डबल अपन 10 बना दिए। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कितने टाइप के बन सकते हैं, 5 टाइप क्वेश्चन। लिमिटिंग रेजेंट कौन है, एक्सेस रेजेंट कौन है, एक्सेस गुणे बात के जो रेजेंट है वो आफ्टर रिएक्शन कितना बचा, रिमेनिंग कितना रहा, और आफ्टर रिएक्शन गुणे बात करें जो प्रोडक्ट सी है वो कितना बना, और बेटा बात करें डी है वो कितना बना। तो इससे 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने आपको बेटा बात का एक क्वेश्चन दिया था कि जब अमोनिया की रिएक्शन अपन अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें तो पहली बात तो इसको डायरेक्ट याद रखना, ये अमोनिया की केमिकल रिएक्शन है, ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन है, ये अमोनिया का फ्यूचर है आफ्टर ऑक्सीडेशन। पता ये कौन है, इसको तुम जानते हो, ये है बेटा बात कर ओस्टवाल्ड प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड बनाने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये उसका केवल मैंने फर्स्ट स्टेप लिखा है। क्या लिखा है, पहले अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा NO, फेनो को ऑक्सीडेशन कर दो तो बन जाएगा NO2, NO2 का दीदी बात कर पता है वाटर के साथ क्या कर दो, हाइड्रेशन कर दो तो क्या बन जाएगा HNO3। क्या बनेगा, ये HNO3 बनाने की मेथड है ये, इसका नाम है ओस्टवाल्ड मेथड। काय के लिए, फॉर नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। क्या के लिए, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन। तो बुरे बात का जब 4 मोल बेटा, ये तो मैंने बैलेंस किया, जब मैं नाइट्रोजन का मतलब अमोनिया का क्या करता हूँ, ऑक्सीडेशन करता हूँ। ऑक्सीजन लिया आपने तो ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनेगा हमारे पास, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और साथ में जो हाइड्रोजन वो वाटर की फॉर्म में निकल जाएंगे। फिर बैलेंस इक्वेशन बैलेंस किया तो इसके 4 मोल आए, इसके 5 मोल आए, इसके 4 मोल बने, इसके 6 मोल बन गए, ये मुझे पता चल गया। अब मैंने देखा वाकई क्या ऑक्सीडेशन हो भी रहा है नाइट्रोजन का कि नहीं हो रहा है। अगर आपने ऑक्सीजन जोड़ा है तो ऑक्सीजन तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था। तो तुम ऑक्सीडेशन की परिभाषा क्या बोलते हो, किसी भी कंपाउंड की अगर बेटा एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में जा रहा है और अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर कोई कंपाउंड बेटा बात करें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, अगर उसकी ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है तो उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जरा बेटा NH3 में निकालना, NH3 में जरा बेटा बात करें देखें तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, याद है, जो नेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो बेटा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। मैंने आपको ये बताया किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बेटा बात करिए मैंने सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन को क्यों नहीं लिखा, उसका ऑक्टेट पूरा है, वो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, उसको कोई मतलब नहीं तुमसे। जब इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तो काय के इलेक्ट्रोनेगेटिव आप, इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर रखता है। नियोन लेता ही नहीं है, इससे उसको मैंने लिखा ही नहीं। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। और बुरे बात कर बस हाइड्रोजन बार बार यूज होता है तो उसको मैंने लिख दिया, हाइड्रोजन याद है फर्स्ट पीरियड में आता है, 2 ही एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन और 18 ग्रुप में हीलियम, पर हीलियम को डुप्लीकेट पूरा तो वो भी रिएक्शन नहीं लेता, वो भी कभी यूज नहीं होता है। तो मैंने आपको कौन से कंपाउंड लिखे जो बार बार आपको रिएक्शन में बॉन्ड बनाते हुए दिखेंगे। ये है बेटा बात करें एक ग्रुप, याद है वर्टिकल लाइन क्या कराते ग्रुप। तो अगर कोई चीज बेटा बात करें पीरियड में बढ़ रही है तो ग्रुप में फिर वो कम होगी, और पीरियड में कम हो रही तो ग्रुप में बढ़ेगी। हमेशा पीरियड और ग्रुप में गुड़े बात करें जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, इनवर्स होती है, उल्टी प्रॉपर्टी चलती है। अगर मैं कहूं कि बेटा बात के पीरियड में लेफ्ट साइड चलने पर एसिडिकेशन बढ़ रही है, समझ जाना किसी भी ग्रुप में चले जाना एसिडिकेशन कमी होनी है। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और मैंने कहा नहीं नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ अगर गुड़े बात कर बढ़ रही इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ फिर कम हो रही, अगर पीरियड में बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही तो ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ फिर बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बेटा बात करें पता है पीरियड में लेफ्ट साइड चलने पर बढ़ती है तो किसी भी ग्रुप में चले जाओ आप 18 के 18 ग्रुप में गुड़े बात कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बटन चलने पर कमी होनी है। क्या होनी है तो देखो ना बेटा हाइड्रोजन से कम कौन है, लिथियम। लेकिन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक ही पीरियड के हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो लिथियम से ज्यादा नेगेटिविटी, बेरिलियम बेरिलियम से ज्यादा, बोरोन बोरोन ज्यादा, कार्बन। इसका मतलब अगर बोरोन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हो तो कौन किसका इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कार्बन ले जाएगा बोरोन का। और अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दूं तो नाइट्रोजन ले जाएगा कार्बन का, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव वो कार्बन पर
और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले जाएगा किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना दूं तो फ्लोरीन ले जाएगा ऑक्सीजन का, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? और फ्लोरीन से पूरी केमिस्ट्री में कोई नेगेटिव ज्यादा है ही नहीं, ठीक है। अब बुरे बात किस चीज को समझ गया? अब मैंने आपको बता दिया था, अगर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना, नाइट्रोजन नेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन पर, हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ऐसे 3 बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड थे, तीनों बॉन्ड के 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिए, तो नाइट्रोजन का बेटा चार्ज कितना आ गया, -3 आ गया, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, +3। भाड़ में जाए, मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, -3। लेकिन नाइट्रोजन बुरा आफ्टर ऑक्सीडेशन किसमें बदला है, नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रिक ऑक्साइड में। मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर कोई कंपाउंड आ जाए तो आप यहाँ पे ये देखो बुरे बात के उसकी कितनी प्रॉपर्टी जान सकती है। NO का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन देखो 15 आ रहा है। मैंने क्या कहा था, अगर मोर देन 14 और 14 है, क्या करेंगे अपन, 10 माइनस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाय 2। 15 में क्या करेंगे, 10 माइनस 5/2, 10 माइनस 5 बराबर 5/2, 5/2 मतलब 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2.5। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, तो अपन देखा कि बेटा बात करें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था पाई एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब बुरा ये, अब मैंने देखा बेटा बात करें कि नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन अगर अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड में बुरा एक, तुम ये कुछ नाइट्रोजन का चार्ज नहीं जानती हो, पर ऑक्सीजन का चार्ज तो जानती हो ना। ऑक्सीजन के मैंने आपको 3 फॉर्म पढ़ाए थे, ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का चार्ज -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -12। लेकिन दीदी जब तक वो आपसे परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड ना कहे तो हम क्या मान के चलेंगे, ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, तो नाइट्रोजन का चार्ज क्या है, +2। इसका मतलब बुढ़िया अगर NO बना, अमोनिया का नाइट्रोजन NO में बदला, तो नाइट्रोजन कहाँ गया था, -3 में था जब इस फॉर्म में था, और जब इस फॉर्म में गया तो किसमें आ गया, +2 में। तो -3 से +2 में जा रहा है तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है भाई साहब। आप माइनस से 0, 0 से प्लस की तरफ बढ़ रहे हो। ऑक्सीजन स्टेट अगर बढ़ रही है, -3 से अब मैं +2 में जा रहा हूं तो ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है। ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना ऑक्सीडेशन। ओ मतलब इसका क्या हो गया, नाइट्रोजन का तो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही -3 से +2 में, तो फिर किसी का रिडक्शन हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन दीदी O2 के फॉर्म में था, केवल O2 के फॉर्म में था, तो O2 में क्या होता है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 0 0 होता है ना O2। अरे दो सिमिलर एटम है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो O2 में ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, 0। लेकिन बेटा बात करें जब वो 0 से कहां पे गया, सोचो NO में आया तो एक ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2। और जब बेटा H2O में गया तब भी कितना है, -2, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा तो -2 आएगा। चाहे यहां देखो, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 की रिक्वायरमेंट तो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो -2 आएगा। अगर ऑक्सीजन जब बेटा बात करें अकेले मतलब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल था तो वहां था 0, 0 से कहां गया, -2, या 0 से कहां गया, -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट 0 से -2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन स्टेट कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलो, रिडक्शन। अगर एक ही रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो तो ऐसे रिएक्शन का नाम है रिडॉक्स। रिडक्शन का रेड उठाओ, ऑक्सीडेशन का ऑक्स उठाओ, क्या बोल दो, एक रिडॉक्स है। कौन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मुझे आपको ये भी पता चल गया कि ऑक्सीडेशन देखना है तो मतलब ऑक्सीजन स्टेट का बढ़ना चाहिए, और रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन स्टेट कम होना चाहिए। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, और दूसरी की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स पूरे बात का रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बेटा बात कर, यही रिएक्शन तो मैं यहां दे रखी है। एक दूसरी रिएक्शन दे रखी थी, मैंने आपसे कहा कि जब बेटा बात करें अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप बैलेंस करोगे। बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मोलों के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वही तो रिलेशन कहलाता है स्टोइकोमेट्री। क्या कहलाता है, तो स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन लिखनी है कि अपन को आती है। क्या होती है स्टोइकोमेट्री, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आना चाहिए कि नहीं चाहिए, आना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तुम रिलेशन कैसे देख पाएंगे। सबसे पहले देखना तो ऐसे ही ना गुड़िया, जैसे अपने लिखा इसके 4 मोल, इसके 5 मोल, इसके 4 मोल, इसके 6 मोल, ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गया। तो मुझे ये पता चलता है दीदी कि अगर ये लिमिटिंग रीजेंट आया तो इसके 4 मोल खर्च होंगे, तो इसके बेटा फिर उस समय 5 मूल खर्च होंगे। जब इसके 4 मूल खर्च होंगे तो इसके 4 मूल बनेंगे, और इसके 4 मूल खर्च होंगे तो इसके 6 मूल बनेंगे। नहीं स्टोइक ये लिमिटिंग रीजेंट है। अच्छा ये तो अब इसके में देख लेंगे, जब इसके 5 खर्च होंगे तो इसका 4 खर्च होगा, जब इसके 5 खर्च होंगे तो ये 4 बनेंगे, और जब ये 5 खर्च होंगे तो ये 6 मूल बनेंगे। समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट खर्च होता है। समझ में नहीं आया मैडम, यहां फोकस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या बोला अपन ने, रिएक्टेंट कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होगी,
लेकिन रिएक्शन दीदी बात करें होनी किसके लिए, गिवन मोल के लिए। किसके लिए, गिवन, मुझे इसके लिए निकालना है, लेकिन होनी इनके अनुसार है, इनके अकॉर्डिंग होनी है। तो सबसे पहले मुझे सर आपने कहा था कि किसी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को पहचान लो, क्योंकि रिएक्शन में इसके अकॉर्डिंग करूं कि इसके अकॉर्डिंग करूं, मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि कौन पूरा खर्च हो रहा है। पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अपने क्या तरीका होता है, ये देख लो आप, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री। मैंने गुड़े बात करे पता है, अमोनिया को लिया, अमोनिया के गिवन मोल कितने थे बताओ बेटा, बात करे 1, स्टोइकियोमेट्री कितना था 5, 1 बाई अमोन कहां गया, नहीं ये पहले अपन ने अमोनिया के लिए निकाला था ना, अमोनिया के लिए कितना था गिवन मोल 1 और स्टोइकियोमेट्री कितना था 4, तो बेटा बात कर 1/4 लिखा अपन ने, कितना आ गया 0.25। अब मैंने ऑक्सीजन का बेटा बात कर स्टोइकियोमेट्री वो निकाला, ठीक है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, गिवन मोल 1 स्टोइकियोमेट्री 5, 1/5 कितना है 0.20। इसमें ये देखो गुड़िया कि जो ये वैल्यू है गिवन अपॉन स्टोइकियोमेट्री वो अमोनिया के लिए ज्यादा है कि ऑक्सीजन के लिए, ओ गुड़िया बात करें अमोनिया के लिए सर ज्यादा आई और ऑक्सीजन के लिए कम आई। तो जिसके लिए बेटा बात करें गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री कम आता है वही क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट। और ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया 0.20, मतलब मिनिमम वैल्यू किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो इस रिएक्शन में इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में ये क्या बन गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा था वो क्या बन गया मेरा एक्सेस रिएजेंट। तो इसको लिखा मैंने बेटा बात करें एक्सेस रिएजेंट, इसको लिखा लिमिटिंग। अब बस मेरा फिक्स हो गया, मुझे इसके रिस्पेक्ट में बताना है कि ये कितना खर्च होगा, इसके रिस्पेक्ट में बताना है ये कितना बनेगा, इसके रिस्पेक्ट में बताना है ये कितना बनेगा। मेरा काम हो गया, मुझे इससे मतलब ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बताओ पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो आपके सॉल्व हो गए ना। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन इस रिएक्शन में, और बेटा बात करें पता है एक्सेस रिएजेंट कौन है, अमोनिया। दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब क्वेश्चन तीसरा ये बचा कि जो एक्सेस रिएजेंट है वो आफ्टर रिएक्शन कितना बचा, या फिर दीदी वो खर्च कितना हुआ। तो रिलेशन सीधा सीधा पता है, देखो मैंने इसको यहां सॉल्व किया। चूंकि गुड़िया बात करें 5 मोल अगर ऑक्सीजन खर्च होंगे तो 4 मोल अमोनिया खर्च होंगे, 5 मोल अगर ऑक्सीजन के 5 मोल खर्च होंगे तो अमोनिया के 4 मोल खर्च होंगे। पर क्या आपके पास ऑक्सीजन के 5 मोल है, नहीं, ऑक्सीजन के पास गिवन मोल तो 1 है ना। तो अगर इसका 1 मोल खर्च होगा तो इसके कितने मोल खर्च होंगे, अगर इसके 5 मोल खर्च होंगे बेटा, जब इसके 5 तो इसके कितने 4 मूल खर्च हो रहे हैं। तो जब बेटा ऑक्सीजन का 1 मूल खर्च होगा तो क्या करना है, इस 1 का इसमें मल्टीप्लाई और इस 5 का डिवाइड। तो 4 × 1/5, 4/5 मतलब 0.8। ओ मतलब जब इसका 1 मूल खर्च होगा तो इसका कितना खर्च होगा 0.8। दीदी था कितना 1, खर्च कितना होगा 0.8, बचा कितना। अब इस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे, कितना खर्च हुआ एक्सेस रिएजेंट 0.8 आंसर है, कितना बचा 0.2 बचा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना बचा अलग क्वेश्चन है, कितना खर्च हुआ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब वो ये पूछ रहा है, नहीं आप तो मुझे ये बताओ कि जब इसका 1 मोल खर्च होगा जो एक्सेस रिएजेंट है, तो मुझे ये बताओ कि अब NO कितना बनेगा। सीधा ही दिख रहा है, जब इसका 5 मोल खर्च होगा इसके 4 मोल बनेंगे। तो जब इसका 1 मोल बुरे बात करें खर्च होगा तो इसके कितने मोल बनेंगे। दीदी इसको देखो ना, पूरे इनमें रिलेशन सेम नहीं आ रहा है। ये अगर बेटा 4 मोल खर्च होगा तो 4 मोल बन रहे थे, तो इसका मतलब ये 0.8 मोल खर्च हुआ तो ये 0.8 मोल बना। लेकिन तुम्हें इसलिए आंसर इसका भी 0.8 आया। फिर भी तुम्हें लगता है तो देख लो, क्योंकि 5 मोल ऑक्सीजन दीदी जब खर्च होगा तो 4 मोल बेटा NO बनेगा। लेकिन मेरे पास था लिमिटिंग रिएजेंट कौन, ऑक्सीजन 1 मोल। तो अगर इसका 1 मोल खर्च हुआ, देखो 1 था, 1 खर्च होगा तो 0 बचा। इसका अगर 1 मोल खर्च होगा तो NO कितना दीदी बनेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करो किसमें 4 में और 5 का डिवाइड मारो कितना कि 0.8। ओ मतलब जब ये 1 मोल दीदी बात करें खर्च होगा ना तो 0.8 मोल बनेगा। बनेगा मतलब बनेगा। नहीं मुझे H2 बताओ, H2 कितना बनेगा। ठीक है, जब ये 5 मोल खर्च होगा तो ये 6 मोल बनेगा। तो जब ये 1 मोल खर्च होगा तो कितना बनेगा, वो सीधी सी बात, अगर 5 मोल ऑक्सीजन खर्च हो रहा है तो 6 मोल बाटा बनना है। लेकिन अगर ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल है तो 1 का मल्टीप्लाई करो 5 का डिवाइड मारो, तो 6 × 1/5 कितना आ गया 1.2। कितना आ गया बेटा 1.2। इसका मतलब इसका कितना मोल बनेगा 1.2 मोल बनेगा। लेकिन तुम देखो पहले ये तुम रिलेशन कब निकाल पाए, तुम्हें ये रिलेशन पता है। आया समझ में कि नहीं आया। तो स्टोइकियोमेट्री रिलेशन पता हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। आना किसके लिए, गिवन मोल के लिए, लेकिन आएगा किससे, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन टफ है कि सिंपल है, एकदम सिंपल है। लेकिन सबसे पहले ये जरूर तरीका याद रखना। समझ में आ रहा है, गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्री, मिनिमम वैल्यू, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस वैल्यू, एक्सेस रिएजेंट। नोट करो फिर।